हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे अगले वीडियो के इंतज़ार में। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की। हम लोग एनसीईआरटी के पॉलिटी सेक्शन पहले यूनिट देख सकते हैं कि अगर हमने क्रमबद्ध अगर शुरू किया है तो इस पे हम देखेंगे कि जो एनसीईआरटी यूपीएससी और सीएससी यूपी पीसीएस अदर स्टेट पीसीएस प्री कम मेंस कह सकते और साथ ही वनडे एग्जाम देख सकते हैं जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। यूपीएससी सीएससी यूपी पीसीएस जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है इसे देख सकते हैं। हम इस चीज़ को यहाँ भी देख सकते हैं। साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए ये मूल है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर शायद ही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नेट है, पीजीटी दे रहे हैं, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्सा जहाँ क्या है सोशल इशू या ई गवर्नेंस वाला पार्ट, आप इसे देख सकते हैं कि सरकारें कैसे काम करती हैं या प्रशासन कभी पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता प्रशासन के में भी जुड़ा हुआ है या लोक प्रशासन में भी इससे पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपको ज़रूरत है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं क्या है जुड़वा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं ले सकते थे पहले। अब तो एक ही सब्जेक्ट बचा है आपके पास, तो एक ही लेने का। तो हम बात कर रहे थे कि चैप्टर 4 के जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो आपको बता दें कि जहाँ जाति धर्म, तो भारतीय लोकतंत्र में आप देखेंगे कि अनेक तरह के धर्म हैं, अनेक तरीके की संस्कृति हैं, अनेक तरीके क्या हैं लैंगिक मसले, मतलब लैंगिक का मतलब है जेंडर बेस, स्त्री पुरुष वाले। तो आप देखेंगे सभी लोगों को क्या है जो है भारतीय संविधान के तहत समान दर्जा दिया गया है, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लैंगिक मसले हों। तो हम देख सकते हैं ये जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं वो हम इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम लोग यूनिट 2 है, आप इसे देख सकते हैं कि इस क्लास की अगर बात करेंगे, इस क्लास में क्लास 10th की जो यूनिट 2 है जो कहेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। तो जाति धर्म और लैंगिक मसले इसके चैप्टर 4 पे हम चर्चा कर रहे थे। ये भारत की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या है भारत के संविधान का कोर है कह सकते हैं। जैसे आप पृथ्वी का कोर और ओर पढ़ते हैं, इसी तरीके से भारतीय संविधान का ओर और कोर है, इसे देखेंगे। इसके साथ ही हम कहेंगे ये भारतीय संविधान का क्रक्स है। हम देखेंगे कि इसी में आप पंथ निरपेक्षता जुड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं इसी पंथ निरपेक्षता भी हम चर्चा करेंगे। तो लगभग हर वर्ड हम जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं जो संविधान से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे को उद्देशिका में उनका वर्णन आपको कुछ ही ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से दिखेगा। आगे देख सकते हैं कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी के रूप में पहली यूनिट के पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, तो हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत कि यूपीएससी सीएससी यूपी पीसीएस अदर स्टेट अदर पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से, वनडे एग्जाम और यूपीएससी सीएससी और यूपी पीसीएस अदर स्टेट पीसीएस जहां स्क्रीनिंग टेस्ट है प्री या स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन या ये एनसीईआरटी आपको हेल्प करेंगी। साथ ही आप यूपी पीसीएस यूपीएससी और जीएस के मेंस का जो पेपर 2 है आपको यहाँ सीधे सीधे बहुत सारा सिलेबस कवर होगा। हम इसके साथ देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के, तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेट पीजीटी, तो इन्हें देख सकते हैं। साथ ही आप जीएस के आप देख सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप जीएस के सेकेंड पेपर, ठीक, और साथ में आप देख सकते हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में भी अगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक, तो देख सकते हैं कि सोसाइटी के संदर्भ में जाति धर्म लैंगिक मसले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है इंडियन सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है ये पार्ट टॉपिक। साथ ही आप देखेंगे जीएस के 4th पेपर में भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा एनसीईआरटी के बहुत सारे टॉपिक आप देखेंगे पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हैं, लेकिन आपको अलग अलग हिस्सों में दिखाई पड़ेंगे। जीएस के फर्स्ट पेपर में भी आपको दिखाई पड़ेगा, देख सकते हैं इस चैप्टर क्या पूरी एनसीईआरटी में। साथ ही आपको हमने बताया था
कि जीएस के सेकेंड पेपर का जो ई गवर्नेंस वाला पार्ट है, सोशल इशू है, सोशल जस्टिस है, वो कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी आपको काफ़ी कवरेज देती हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, आगे बात करेंगे चैप्टर 4 में हम देख रहे हैं, तो आप देखेंगे चैप्टर 4 में जाति, धर्म और लैंगिक मसले, और जेंडर प्रॉब्लम देख सकते हैं। हम इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप ये भी देखेंगे। हम लोग अब चौथे पार्ट की तरफ हैं। इसके साथ ही हम बात करें अगर आपसे कि आज हम बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष शासन या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो धर्म निरपेक्ष शासन या पंथ निरपेक्ष आप इसे देखेंगे। ठीक, ठीक, सेकुलरिज्म की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है। तो सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्ष से आशय, राज्य से आशय ये है कि राज्य की दृष्टि में क्या होगा, सभी धर्म समान है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के तहत भी ये लाइन लिखी गई हैं। आपको बता दें, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी हैं। तो पंथ निरपेक्ष मतलब सभी पंथों को या सभी धर्मों को अपने समान सम्मान देना या उनके साथ निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब है एब्सोल्यूट, या अगर इंग्लिश बात करें, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, पंथ निरपेक्ष को अगर हम तोड़ते हैं तो देखेंगे इस संदर्भ में कि पंथ निरपेक्ष में, तो पंथ का मतलब सभी समूह की बात हो सकती है, सभी समूह, संस्कृति, धर्म। निरपेक्ष का मतलब आपका जो एब्सोल्यूट आइडिया है, इनके प्रति समान भाव, मतलब एक तरीके से समान सभी धर्मों को देखना आप देखेंगे। और धर्म, पंथ और उपासना रीत के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आप देखेंगे क्या भारत में सांप्रदायिकता, कटुता का विस्तार हो चुका था। आप देखेंगे क्या होता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है, मतलब 1906 से ही अंग्रेजों ने इस पर काम किया था पहली बार, इससे पहले भी कुछ काम हो चुका था, तथा देश के विभाजन इसकी चरम परिणति थी। देखेंगे स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद नवजात लोकतंत्र को संप्रदायवाद के घातक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि धर्म या पंथ को राजनीति से अलग रखा जाए। राज्य द्वारा सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से संस्कृति का विकास और धार्मिक अध्ययन प्राप्त करने की छूट दी गई है। आप देखेंगे कि इसी जो घटना घट चुकी थी देश के विभाजन की, इसीलिए भारतीय संविधान में क्या सभी धर्मों को और अपनी संस्कृति या धार्मिक अध्ययन को छूट करने की दी गई है, उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि 25 से 28 तक आप इनको, या 25 से 30 तक चलेंगे अगर इंस्टीट्यूशन धार्मिक अध्ययन की बात होगी, इंस्टीट्यूशन खोलोगे, उनके संरक्षण की बात करोगे, तो फिर 29-30 की भी चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पंथ निरपेक्ष की। तो सेकुलरिज्म को देख सकते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। तो सेकुलरिज्म की प्रिंसिपल कहता है कि सेकुलरिज्म इज ए प्रिंसिपल टू दैट इन्वॉल्व्स क्या होगा, 2 बेसिस प्रोपोजिशंस। द फर्स्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द स्टेट, आप देखेंगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। द सेकेंड कहेंगे तो सेकेंड इज द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स एंड बिलीफ आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आप देखेंगे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक में कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक सभी धर्मों की बात है, इंस्टीट्यूशन होगा। और सेकंड कहता है कि पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, लोगों के जो विभिन्न धर्म हैं एंड बिलीफ्स हैं, आर इक्वल बिफोर लॉ, तो कानून के अंतर्गत क्या है, सभी समान होंगे। तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की। तो अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत दी गई है, तो आप देखेंगे द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म की इज द स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजन ऑफ पीपल एंड इट शुड पे
इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ठीक है, आप देखेंगे सीधे शब्दों में कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म को इम्पोज नहीं करेगा, बढ़ावा नहीं देगा, और क्या होगा, पीपल एंड इट्स पे इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो आप देख सकते हैं कि जो भी है स्टेट एंड पीपल, सभी लोगों क्या है, समान रिस्पेक्ट देंगे। आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। हम देखेंगे जॉर्ज जैकब जो है होलाइके ने क्या किया था, 13 अप्रैल 1817 में, जो 22 जनवरी 1906 को ब्रिटिश सेकुलरिस्ट थे, को ऑपरेटर थे, न्यूज़पेपर एडिटर थे ये। ही वाज द फर्स्ट मैन द यूज द टर्म ऑफ सेकुलरिज्म। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। याद रखिएगा कि पहली बार ये शब्द कहाँ से उठा हुआ था, तो आप इसे याद रखें कि जॉर्ज जैकब होलकोइकी, आप देख सकते हैं 22 जनवरी 1906 के संदर्भ में। आप ये भी देखेंगे कि 2 रिस्ट्रक्चर्स ऑफ जो है प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, आप देखेंगे बेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड टॉलरेंस वर वेयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज वर टू द गिवन टू ऑल इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रेस और कल्चर। तो सारी चीज़ों को हम बता दें, आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में देख सकते हैं, सारी चीज़ों का वर्णन है। हम देखेंगे द टर्म सेकुलरिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो आप याद रखिएगा ये लैटिन वर्ड है। सेकुलम मीनिंग है दिस प्रेजेंट एज। ठीक है, दिस प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम के समय की बात है, और दिस प्रेजेंट जनरेशन। तो एज और जो लैटिन मीनिंग का अर्थ है कि दिस प्रेजेंट एज और दिस प्रेजेंट जनरेशन। तो प्रेजेंट टाइम की जनरेशन, प्रेजेंट टाइम की एज, मतलब जो आपकी समय है, एज है, उम्र है, उसी समय का जो सेकुलरिज्म। तो दोनों को लैटिन मीनिंग रखा गया है। अगर हम बात करें इस संदर्भ में सेकुलरिज्म की, तो देख सकते हैं सेकुलरिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है एंड पर्सन मैंडेट टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ रिलीजियस। ठीक, आप देख सकते हैं इसके संदर्भ के इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस डिग्निटेयर्स ऑन मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकुलरिज्म इज asserting the right to be free from religious rule and technique or in state declared to be of natural on matters of belief from the क्या imposition by government of religion or religious जो है practice upon its people। तो आप देखेंगे सभी लोगों की बात की गई है इसमें। आप ये दूसरे अर्थों में सेकुलरिज्म के अर्थ को है समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इस संदर्भ में। एक और मीनिंग है, आप इसे भारतीय संदर्भ में समझ सकते हैं कि वही चीज़ है कि रिलीजन्स स्टैंड द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ द लाइफ ऑफ फॉर द जो है रिलीजन ऑफ द ह्यूमन जो है पर्सनैलिटीज और टू द क्या होगा डिवाइन। और दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइडेड ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स फ्रीडम ऑफ द रिलीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल आप देख सकते हैं 25, 26 एंड 30 में दी गई है। आइडिया ऑफ द सेकुलरिज्म स्टेट बाज जो है क्या होगा एलाबोरेटेड बाई डॉक्टर क्या होगा एलोबोरेटेड बाई द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सॉरी, ऐसे आप देख सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे अब कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कि आप इसे वही दोबारा से आ गया है, हम इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं, याद रखिएगा। अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं। तो देख सकते हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में कि एनसीईआरटी में आप देखेंगे अगर कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष शासन की बात की गई है। पहले तो कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति से इसे अलग रखने की बात की गई थी धर्मनिरपेक्ष शासन की। तो आप देखेंगे जो भी राजनीतिक पार्टियां भी बनती हैं वो भी इस चीज़ को अपनाती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो किसी खास धर्म को, लेकिन जब चुनाव के समय होता है, लेकिन किसी खास धर्म किसी खास वर्ग को लेकर वो अपने मुद्दे उछालती हैं। ये लोकतंत्र में ऐसा होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। तो आप देखेंगे सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता आपको हमारे संविधान के जो है देश की आज़ादी के साथ इसी सांप्रदायिकता ने क्या किया था, हमारे देश के विभाजन किया पाकिस्तान और भारत के रूप में।
इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने क्या किया था, धर्मनिरपेक्ष शासन को भारतीय संविधान में अपनाया। और आप देखेंगे कि पहले आप इसे हमारे संविधान के जो है बहुत सारे आर्टिकल कह सकते हैं कि धर्मों की, सभी धर्मों के सम्मान की, सभी धर्मों के संरक्षण की, सभी धर्म संस्कृतियों के संरक्षण की बात की गई है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। इसी आधार पर संविधान के अनेक प्रावधान किए गए। इसके बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष चैप्टर आप देखेंगे क्लास 9th में हम लोग कंप्लीट किए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम इस संदर्भ में अगर बात करें भारतीय संदर्भ में कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है। स्टेटमेंट टाइप पीटीपी क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। हम इसकी चर्चा अभी भी कर चुके हैं। आप देखेंगे श्रीलंका के संदर्भ में होगा, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो है का जो दर्जा रहा है। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी विशेष धर्म को दर्जा नहीं देता है। कहने का मतलब है श्रीलंका में संविधान में बौद्ध धर्म को क्या है, प्राथमिकता है। पाकिस्तान में संविधान में इस्लाम धर्म को प्राथमिकता दी गई है। और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो दर्जा रहा है, मतलब इंग्लैंड में मतलब इंग्लैंड के शासन में, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था या वहाँ के संविधान में कह सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड का अपना कोई लिखित संविधान नहीं, याद रखिएगा। रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित उसका संविधान था, लेकिन अब कुछ लिपिबद्ध हो गया है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं, पहले ऐसा कहा जाता है लिखित संविधान, अलिखित संविधान को आपको भारत संविधान की विशेषताओं में भी पता होगा कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो अलिखित संविधान क्या होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव संविधान और नॉन डिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इसके विपरीत भारत का संविधान क्या है, लिखित भी है, कुछ अलिखित, अधिकतर लिखित है, ठीक है, लिखित ज़्यादा, अलिखित कम। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, उनको परंपराओं के आधार पर मान लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें कम ही हैं। भारतीय संविधान अगर पूछा जाए कैसा है तो आप आंसर लगाएंगे कि लिखित संविधान है, याद रखिएगा। बात करें दूसरे चैप्टर की, दूसरे पॉइंट की सॉरी, तो हम देखेंगे संविधान सभी नागरिकों और समुदायों मतलब कम्युनिटीज़ को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो संविधान क्या है, आप जाइए आप हिंदू हैं तो क्या है, किसी मुस्लिम की धर्म प्रचार कर सकते हैं, ईसाई का धर्म प्रचार कर सकते हैं। और ईसाई क्या करते हैं, इसी संविधान के सभी नागरिकों और समुदायों किसी भी धर्म का पालन करने, तो इसीलिए क्या था, ईसाई धर्म भारत में आए, ईसाई भारत में आए प्रचार प्रसार करने के लिए थे 1913 में। फिर धीरे धीरे क्या है, उन्हें प्रचार प्रसार की आज़ादी मिली हुई है। तो आज भी सभी धर्म क्या आते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब भी किसी धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो कहीं ना कहीं अन्य धर्मों को क्या है, गौड़ मानते हैं। प्राथमिक धर्म को अपना बताने के लिए कि हमारा धर्म क्यों महत्वपूर्ण है, तो यही प्रचार प्रसार क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते करते जो है क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्ष ना रहकर संप्रदायवाद को जन्म दे देते हैं। याद रखिएगा, यही पंथ निरपेक्षता आपको जननी है किसका, संप्रदायवाद की, ठीक है, याद रखना। क्योंकि जब इसमें लिखा है, हम लिखते हैं कि संविधान सभी नागरिकों समुदायों को क्या है, किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। तो इसी के साथ ये लाइन जुड़ी हुई है कि जब किसी संविधान, कोई देश जब किसी धर्म को इस प्रकार की आज़ादी देता है तो कहीं ना कहीं धर्म का जब प्रचार प्रसार होता है तो वो अन्य धर्मों का क्या है, गौड़ बताते हैं, अपने धर्म को प्राथमिक बताते हैं कि हमारा धर्म क्यों महत्वपूर्ण है। और यहीं से क्या होता है, संप्रदायवाद का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता जब क्या करती है, संप्रदायवाद की जननी के रूप में भी काम करती है। आप आलोचना में इसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को क्या है, असंवैधानिक घोषित करता है। तो आप देखेंगे संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी धर्म के भेदभाव को क्या करेगा, असंवैधानिक, अवैधानिक घोषिट करता है। आप ये भी देख सकते हैं कि संविधान धर्म के आधार पर जो है भेदभाव को अवैधानिक मतलब आपको क्या है, इनलीगल घोषित करता है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इसे कहेगा इनलीगल है। अगर भारतीय संविधान के तहत क्या है, अगर पंथ निरपेक्षता के तहत अगर भारतीय सरकार धर्मनिरपेक्ष शासन को नहीं आगे बढ़ाती है, तब भी सरकार को गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलेगी। अगर
कोई ऐसा कानून सरकार ने बनाया है जो क्या है, धर्मनिरपेक्षता का पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तब भी सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगी, या तो उस पूरे कानून को रद्द करेगी या फिर उसमें संशोधन करेगी, या सरकार को फिर से गाइडलाइन देगी कि आप इसमें इन लोगों को भी जोड़िए। तो ऐसा कहेगी तो सरकार को मानना पड़ेगा। या कोई कानून ऐसा बना है जिसमें किसी को लगेगा, किसी व्यक्ति को, कि हमारे अधिकारों का संविधान के तहत, हमारे धर्म के तहत क्या है, सरकार ने उल्लंघन किया है, तो भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाके न्याय मांगेगा, क्योंकि जब ऐसी चीज़ होगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आप देखेंगे या कानून है तो अगर फंडामेंटल है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर लीगल है तो हाई कोर्ट या फिर नीचे तक जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में क्या है, समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने के लिए अधिकार देता है। तो आप देखेंगे इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। तो आप देखेंगे कि संविधान क्या करेगा, संविधान आया भाई, ठीक, जैसे धार्मिक समुदाय आप हैं तो धार्मिक समुदाय में जैसे बैठे हैं आप 4 लोग, ठीक है, तो क्या करेंगे, समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार तो देता है। तो दखल कब देगा, जब आप 4 लोग बैठे हैं, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति निकलेगा तो आपके माइंड में क्या जाएगा, एक इमेज जाएगी, हमने आपको कल बताया था, और आपके अंदर से क्या, एक संप्रदायवाद मुख से निकलेगा, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो संप्रदायवाद का जन्म होगा उनमें, कि ये संप्रदायवाद का है। तो आप देखेंगे तो फिर क्या करेंगे, धार्मिक मामलों में शासन या तो उस पर अधिकार देगा, या तो शासन प्रशासन वहीं पे एक्शन लेगा, अगर नहीं लेगा तो मामला बढ़ेगा, और मामला बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और सरकार को उस पर या तो क्या हस्तक्षेप करके उसको मामले को निपटाना पड़ेगा। तो यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। तो संप्रदायवाद पूछा जाए कि क्या आप इसमें हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन एक है, ये पीटी पॉइंट अभी से आपको स्टेटमेंट याद रखना ही है सीधे, कि आप देखेंगे संप्रदायवाद एक तरीके की छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। मतलब भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं, अगर आपको आर्टिकल 17 यहाँ इम्प्लीटेशन करना हो तो आप यहाँ मांग सकते हैं कि छुआछूत, मतलब संप्रदायवाद एक छुआछूत की तरह है, जो भारतीय संविधान आप देखेंगे कि इसकी इजाज़त नहीं देता। आप इस पॉइंट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि, और इस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्वेश्चन आपसे धर्मनिरपेक्षता पे अक्सर कर बनता है, यूपीएससी आपको ए से पूछेगा, ऑप्शन क्या पूछेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसे बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि आपके संविधान में इस और आपकी क्या है, आपकी जो सिलेबस में भी जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। तो देख सकते हैं कि कुछ पार्टी और व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की एक विचारधारा हो, यह हमारे संविधान की बुनियाद है। मतलब इसे बुनियाद का मतलब है केशवानंद भारती, हमने बताया बुनियाद का मतलब केशवानंद भारती। तो ये विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा नहीं है। तो देखेंगे सांप्रदायिकता की बात हो रही है कि सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा नहीं है। तो आप देखेंगे सांप्रदायिकता क्या है, खतरा नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है, सभी लोगों के लिए खतरा है। याद रखिएगा कि सांप्रदायिकता जहाँ होगी, जब बोला जाता है कि सांप्रदायिकता है, 4 लोग जब किसी एक संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं या कटुता की बात करेंगे या कट्टरतावाद को बढ़ावा देते हैं, तो उस पूरे समुदाय के लिए, उस पूरे राष्ट्र के लिए क्या है, वो खतरा है। वो सिर्फ इतने भर लोगों के लिए खतरा नहीं है। अगर एक बार इस पे आग भड़कती है तो भारत के विभिन्न हिस्सों को इसको लेकर, क्योंकि लोगों के इसके क्या है, इमोशंस जुड़े हैं, तो इसको लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में भी क्या होता है, खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर
इमरजेंसी जैसी समस्या आ सकती हैं। तो आप देखते हैं जब कभी बिहार या यूपी या गुजरात में जब दंगे भड़कते हैं, कब जब भी हुए, तो भारत के अन्य हिस्सों के भी राज्य क्या होते हैं, अपने प्रशासन को चुस्ती मुस्तैदी के साथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी घटना की होने की संभावना है, या कभी कभी ऐसी घटनाएं आपको अन्य हिस्सों में दिखाई भी पड़ेंगी। हम बात करेंगे ये भारत के बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। हम ये भी देखेंगे कि ये एक खतरा है। ठीक है, तो आप देखें क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सांप्रदायिकता जो है भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती और एक खतरा है। आप हमारे उत्तर आप अपने समसामयिक उदाहरणों या चर्चा सहित कीजिए। क्वेश्चन आपका यहीं से छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है। तो आप देखेंगे ठीक है, हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेला इसके बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अगर सिर्फ संविधान में कोई चीज़ लिख दी जाए कि इससे सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, तो शायद सरकार को बहुत आसान हो जाता। अब तक हमें अपने दैनिक जीवन, हमने आपसे कहा था कल भी कि दैनिक जीवन में क्या है, आपके पास क्या है, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह हो, ठीक है, और दुष्प्रभावों का मुकाबला करना होगा। तो आप देखेंगे दैनिक जीवन में संप्रदायवाद क्या है, संप्रदायवाद भी एक छुआछूत है। जैसे हम हैं, हमें देखकर कोई अछूत मान ले अगर भाई, तो क्या होगा कि आदमी अछूत है तो उसके मन में सांप्रदायिक भावना जन्म लेगी। तो इसी तरीके से आपके प्रति होगा। तो दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। तथा धर्म पर आधारित गोलाबंदी का, आप देखेंगे गोलबंदी का मुकाबला क्या होगा, राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि सांप्रदायिक जो पूर्वाग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं रूढ़वादी मानसिकता और निकृष्ट दृष्टिकोण कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे निकृष्ट पूर्वाग्रह या निकृष्ट दृष्टिकोण होगा, या कौन सा पंथ होगा, मतलब जिसे कहेंगे पूर्वाग्रह या रूढ़वादी कह सकते हैं, रूढ़वादिता कहेंगे, पुराने विचारों पर आधारित जो क्या है आपकी समय से हजारों सालों पूर्व से पहले चला आ रहा है, या निकृष्ट विचारधारा कहेंगे इसे, और दुष्प्रचारों को मुकाबला करना होगा। धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे जब भी धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में, कि आप राजनीति की सीमा से नहीं जाएंगे, क्योंकि जिससे क्या है सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे इस चीज़ को हम यहीं रोकते हैं कि अगले वीडियो में मिलेंगे तो जाति और राजनीति की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।